ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जी.बी. पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। पिछले 24 घंटे में 4,500 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय हमारे देश में कोविड के मामलों में कमी जरूर आ रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 194 करोड़ 12 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। श्रोताओं, कोरोना, उसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। डॉक्टर संजय का मेडिकल एकेडमिक्स और पेशेंट ट्रीटमेंट में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर संजय, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। श्रोताओं, आप भी कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल डॉक्टर संजय से हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342164 यानी 01123421764 पर आप सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर संजय का न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है, तो आप न्यूरोलॉजी से संबंधित सवाल भी उनसे कर सकते हैं। और डॉक्टर संजय, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे बात करते हैं देश में कोविड की मौजूदा स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे? मौजूदा स्थिति काफी नियंत्रण में है और बीच बीच में कई जगह केसेज बढ़ रहे हैं। जैसे पिछले महीने दिल्ली में बढ़ा था, इस महीने मुंबई में बढ़ा था जी। लेकिन ऐसा लगता है कि एक लोकल फेनोमेना है और केरला में भी थोड़े केसेज बढ़े हैं, लेकिन 95% के आसपास पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हैं और हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ काफी कम है। तो ऐसा लगता है कि कोविड की जो सिचुएशन है वो काफी हद तक कंट्रोल्ड है। जी, काफी हद तक स्थिति नियंत्रण में है। और डॉक्टर संजय, अगर हम कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात करें तो 194 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और बहुत जल्द हम 200 करोड़ के आंकड़े को छूने वाले हैं। भारत जैसे विशाल देश में, यहाँ पे एक ट्रॉपिकल कंट्री है, वैक्सीनेशन का स्टोरेज, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसको वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंचाना, स्टोर करना, कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं और इस बड़े आंकड़े को कितनी बड़ी सफलता मानते हैं? देखिए, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कोविड सिचुएशन के बारे में, तो कोविड सिचुएशन का आज जो हम कह सकते हैं कि कंट्रोल्ड है, या अगर कोविड हो भी रहा है तो मोर्टेलिटी और हॉस्पिटलाइजेशन काफी कम है जी। तो इसका पूरा क्रेडिट हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ही देंगे। और इतने बड़े कंट्री जहां पर 130 करोड़ के आसपास आबादी है, 2 डोज लगाना लोगों को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आपने देखा होगा कि सुदूर जगहों पे, पहाड़ी जगहों पे, नदी के पार, अलग अलग जगह पे चैलेंजिंग सिचुएशन में भी वैक्सीनेशन हुआ है जी। तो वैक्सीनेशन काफी शानदार उपलब्धि है देश के लिए। और हमने वैक्सीनेशन की जो रफ्तार हमारी थी काफी अच्छी थी, और इसी का नतीजा है कि कोविड की जो तीसरी लहर थी वो काफी हद तक मामूली सी लहर थी। और अभी भी जहां भी कहीं कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में हो या चाहे मुंबई में हो या केरला में हो, तो मोर्टेलिटी और हॉस्पिटलाइजेशन ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है और सिवियरिटी काफी कम है। तो पूरा क्रेडिट वैक्सीनेशन को है और इसके लिए हम अपने साइंटिस्ट, अपने मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और बाकी जो लोग भी वैक्सीनेशन से जुड़े हैं उनको बधाई देते हैं और वो बधाई के पात्र हैं। जी बिल्कुल। और हमारे देश का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत ने
देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, जिन देशों में कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, वहां पे मदद की है, न सिर्फ कोविड वैक्सीन को भेजकर बल्कि उसकी जो टेक्निकलिटी है, कोविन प्लेटफॉर्म जो हमारे देश का है, जो पूरी तरह से जिसने इस पूरे टीकाकरण कार्यक्रम को इतना आसान बनाया, सुलभ बनाया, लोगों की पहुंच के करीब बनाया, तो इसके बारे में भी शायद बात करनी होगी और लोगों को बधाई देनी होगी। और इस बीच डॉक्टर संजय महेश शर्मा जी का कॉल है बड़ौत उत्तर प्रदेश से, वो सवाल ले लेते हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी महेश जी बताएं, कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ जी और मैं जानना चाहता हूँ जी, जो है कोरोना के उतार चढ़ाव चल रहा है जी, ये क्या कारण है और हम इस पोजीशन में कैसे सुरक्षित रहेंगे और बच्चों के लिए क्या सावधानियां रखें जी, बताने की कृपा करें। जी डॉक्टर संजय। देखिए, उतार चढ़ाव अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि कोई भी नया वायरस आता है तो ऐसे नहीं चला जाता है, वो वायरस हमारे प्रकृति का हिस्सा बन जाता है जी। और वायरस के रूप में चूंकि ये आरएनए वायरस है, बीच बीच में बदलाव भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा पहले अल्फा फिर डेल्टा फिर ओमिक्रॉन। तो इस तरह से बदलाव होने की वजह से वायरस की वायरुलेंस, वायरस के प्रसार होने का की जो रफ्तार है वो भी चेंज होते रहती है। तो वायरस चूंकि हमारे बीच में है तो वायरस के वजह से बीच बीच में केसेज बढ़ेंगे, कम होंगे, बढ़ेंगे भी, कम होंगे। तो इसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। कोई भी एपिडेमिक जब आता है तो उसका जो स्वरूप है टाइम स्केल के अनुसार धीरे धीरे चेंज होता है। और अब तो हम 2 साल पार कर चुके हैं, तो अभी जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो केसेज आएंगे, बढ़ेंगे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करिए और बाकी जो गवर्नमेंट के दिशा निर्देश है उनका पालन करिए। अगर वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है तो वैक्सीनेशन लगवाइए, बूस्टर डोज अगर नहीं लगा है तो बूस्टर डोज लगवाइए, और अगर बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो बच्चों का वैक्सीनेशन कराइए। जी। और हमारी एक लिसनर दुबई से हमें लिख रही हैं, कह रही हैं कि न्यूज ऑन AIR के माध्यम से अब हम वहां भी इस कार्यक्रम को सुन पाते हैं। इन्होंने लिखा है कि माइग्रेन जो है एक बड़ी समस्या है इनके साथ और काफी 10 से 12 सालों से इनको माइग्रेन है और अक्सर एक साइड में दर्द होता है, वॉमिटिंग की शिकायत रहती है और कई बार तो इतना हो जाता है कि अस्पताल जाकर इन्हें इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है दर्द का। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है? क्या इसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा एलोपैथी में इलाज नहीं है? किस तरीके से माइग्रेन का मैनेजमेंट करना चाहिए? देखिए, इनके जो लक्षण हैं इन्होंने काफी अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया है। लगता है माइग्रेन के लक्षण हैं जी। और माइग्रेन फीमेल्स में ज्यादा होता है, माइग्रेन यंग पॉपुलेशन में ज्यादा होता है। माइग्रेन में एक साइड में सिर दर्द होता है, कई बार मरीज को उल्टी और बेचैनी की शिकायत भी हो सकती है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि माइग्रेन की वजह से ऑफिस जाना और ऑफिस में काम करना भी मुश्किल होता है और कई बार उसकी वजह से छुट्टी भी लेनी पड़ती है जी। तो माइग्रेन है या नहीं है, आप अपने चिकित्सक से मिले, वो आपको बताएंगे कि माइग्रेन है या नहीं है। अगर माइग्रेन है तो माइग्रेन का इलाज संभव है। माइग्रेन का इलाज कई तरह से किया जाता है। जैसे अगर पेशेंट्स को अटैक बहुत ही इनफ्रीक्वेंट है, जैसे महीने में एक अटैक आ रहा है या 2 महीने में एक अटैक आ रहा है जी, तो उसे हम जब अटैक आता है तब दवा देने के लिए कहते हैं। लेकिन अगर अटैक काफी फ्रिक्वेंट आता है, जैसे मान लीजिए किसी को 7 अटैक या 8 अटैक महीने में आ रहे हैं जी, तो उसके लिए हम कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन भी देते हैं। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन का काम है कि धीरे धीरे जो माइग्रेन का अटैक है वो कम हो जाए और इस लेवल तक चला जाए कि मरीज को अटैक इतने कम हो जाए कि प्रिवेंशन की दवा लेने की जरूरत ना पड़े। लेकिन दवाओं का चुनाव और इलाज का तरीका बिना मरीज को देखे रेडियो के माध्यम से संभव नहीं है। आप अपने पास के चिकित्सक या न्यूरो फिजिशियन जो भी है उनसे मिले और मिलकर अपनी बातों को शेयर करें, और अगर आपका चिकित्सक समझता है तो आपको प्रिवेंशन
या एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए सही सलाह देगा। जी। और डॉक्टर संजय, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि डॉक्टर संजय कृपया ये बताएं कि क्या माइग्रेन का कोई स्पेसिफिक टेस्ट है जिससे हम पता लगा सकें कि हमें माइग्रेन है, या एक सिर्फ सिम्टम्स बेस्ड डायग्नोसिस है? हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल है इनका। तो माइग्रेन का कोई टेस्ट नहीं है, माइग्रेन एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। तो बेस्ड ऑन द पेशेंट सिम्टम्स, साइंस और पेशेंट की जो डेमोग्राफिक डेटा है, जैसे एज है या उसका जेंडर है या उसका ड्यूरेशन ऑफ डिजीज है या नंबर ऑफ अटैक्स है, उसके बेसिस पे हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये माइग्रेन लाइकली है। तो माइग्रेन के लिए कोई टेस्ट नहीं है, माइग्रेन एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। और अगर आपको माइग्रेन से मिलते जुलते लक्षण हैं तो अपने पास के डॉक्टर से मिले। जी। इसके बारे में और भी सवाल डॉक्टर संजय हमारे पास आए हैं, लेकिन पहले हम हमारे एक लिसनर धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। धर्मवीर जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार। जी धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं दो बातें एक जनरली पूछना चाहूंगा। जैसे कि जो कोरोना का 2 साल का पीरियड हमारा बीता है, तो इस दौरान अधिकांश लोगों को 90% अपना साइड बिजनेस, अपना जो बिजनेस था उनका, उसके ऊपर असर पड़ा है। इस कारण से भी उनको अपना टेंशन रहनी शुरू हो गई है। और इन लोगों को इस चीज से कैसे बच के निकलना चाहिए, और इनका क्या है कि दिमाग को, मस्तिष्क को मजबूत करने के लिए क्या खान पान में कुछ तब्दीली इस समय इस दौरान करनी चाहिए। और एक आखिरी बात ये पूछूंगा, दूसरा क्वेश्चन ये डॉक्टर साहब, कि जैसे ये वायरस अपना रंग रूप अलग अलग ले रहा है, बदल रहा है, तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं अपना ही जो वैक्सीन है इसको भी और मजबूत से मजबूत और बेटर से बेटर करने में लगे हैं। इसके बारे में जरा जानकारी दें। जी डॉक्टर संजय, पहले इनका एक सवाल, चूंकि हम माइग्रेन की बात कर रहे थे और शायद स्ट्रेस भी इसका एक कारण हो सकता है, तो पहले बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में, ना सिर्फ कोविड की वजह से या किसी को प्रॉफिट या लॉस की वजह से, बट अगर हम महानगरों की जीवन शैली भी देखें तो इतनी स्ट्रेसफुल है कि किसी को यात्रा के तनाव का टेंशन है, किसी को कई तरह का टेंशन है। तो कैसे स्ट्रेस मैनेज इंसान को करना चाहिए? देखिए, इनका सवाल काफी अच्छा था कि कोविड के टाइम में लोगों ने बिजनेस लूज किया, जॉब लूज किए जी, और अपने करीबी को लूज किया, घर के मेंबर्स को लूज किया। तो उसकी वजह से एक नेगेटिविटी, एक निराशावाद की भावना लोगों में पैदा हुई, और जिसकी वजह से काफी न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस हुए। और इस तरह के मरीज हमारे पास भी आते हैं दिखाने के लिए जी। तो इससे बचने का सबसे जो अच्छा तरीका है, जो मैंने देखा है या मरीजों में अनुभव किया है जी, कि निगेटिव बातों से बचे। जैसे जैसे अखबार में कोई एक ऐसी न्यूज आती है कोविड की या जो भी न्यूज आती है, तो उसको बढ़ा चढ़ा के ना पेश करें। और बढ़ा चढ़ा कर पेश करने से और निगेटिव न्यूज को शेयर करने से एक निराशा की भावना पैदा होती है। तो पॉजिटिव रहें। जैसे अगर आपका बिजनेस में लॉस हुआ भी है तो मान के चले कि अब बिजनेस सही हो गया है, दुकानें खुल गई हैं और दुकानें देर तक खुल रही हैं। और आपने देखा अभी जो पर्व त्योहार के मौसम थे उसमें तो ऐसा लग रहा था जैसे पहले से ज्यादा भीड़ भाड़ बढ़ रही है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर संजय, अगर इस समय हम टूरिज्म की बात करें तो पहाड़ों पे तो सारा रास्ता जाम है, इतने लोग पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल। तो चीजें पटरी पर आ रही हैं, तो पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। तो पॉजिटिव रहें कि चलो जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो जाएगी। अब वायरस धीरे धीरे जा रहा है या कमजोर पड़ रहा है, जो भी हो रहा है जी, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना सबसे जरूरी है। तो जैसा आपने कहा कि माइग्रेन में या किसी भी डिजीज में अगर हम पॉजिटिव रहते हैं और ये मान के चलते हैं कि अगर मान लीजिए कोई सेटबैक आया भी है तो ट्रांजिएंट है, तो पॉजिटिव रहने से हम काफी हद तक उससे ओवरकम कर लेते हैं जी। इनका दूसरा सवाल था कि जैसे जैसे वायरस चेंज हो रहा है तो क्या हम वैक्सीन में बदलाव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी, अभी तक जितने भी ओमिक्रॉन वेरिएंट हो या अल्फा डेल्टा जो भी वेरिएंट आए हैं, WHO की एक रिपोर्ट आई है कि जो भी वैक्सीन है, चाहे इंडिया में है चाहे बाहर है, ऑल वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट दोज वेरिएंट्स। जी, परसेंटेज चेंज हो सकता है कि कोई 70% है, कोई 80% है, कोई 90% है, कोई 95 है, लेकिन सारे वैक्सीन डिजीज की सीवियरिटी को कम करने में
काफी हद तक कारगर हैं। जी कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन हाँ इफेक्टिव है, सारे वैक्सीन इफेक्टिव है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी अगर कोई ओमिक्रॉन का कोई वेरिएंट आए या कोई और वेरिएंट आता है जी तो हमारे साइंटिस्ट इसके लिए कैपेबल हैं कि उसमें अगर वैक्सीन में कोई चेंज करना होगा तो वो कर लेंगे। जी बिल्कुल। और बलरामपुर उत्तर प्रदेश से रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं। रिंकी जी नमस्कार। नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी रिंकी जी बताइए, आज आप क्या जानना चाहती हैं? आपके साथ एक्सपर्ट है, उन्हीं मेरा नमस्ते। जी जी बिल्कुल सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर कैल्शियम की बात की जाए तो आजकल जब हम प्रॉपर देखते हैं तो बच्चे अगर बेड से भी गिर जाए तो उनका हाथ तुरंत टूट जाए, तो ये क्या है कि कैल्शियम या प्रॉपर उन्हें दिया नहीं जाता या फिर अन्य कारण है सर? धन्यवाद। ओके, डॉक्टर संजय कैल्शियम की कमी की बात उठाई है रिंकी तिवारी जी ने, और कितना अहम होता है हमारी बॉडी में और क्या रोल होता है और हमें किस तरह से इसकी मात्रा जो है वो रेगुलेट करनी चाहिए अपनी बॉडी में? देखिए, इनका सवाल अच्छा सवाल है और हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कैल्शियम डिफिशिएंसी की समस्या होती है वो दो ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है। पहला ग्रुप जो है बच्चों का ग्रुप, और दूसरा जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर करती हैं या पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज हैं उनमें। जी तो होता क्या है कि हमारे यहाँ जैसे जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग भी करते हैं तो मदर का न्यूट्रिशन भी पुअर होता है, और बच्चे अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं जी तो उसमें कैल्शियम की डिफिशिएंसी की संभावना काफी हो जाती है। तो इसलिए कई बार डॉक्टर्स कैल्शियम सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन अगर डॉक्टर की राय हो और आपके बच्चे को प्रोवाइड किया जाए तो उससे काफी फायदे भी होते हैं। दूसरा जो ग्रुप मैंने बताया फीमेल जो महिलाओं का ग्रुप, जी उसमें दो ग्रुप, एक जो ग्रुप है जैसे प्रेग्नेंट फीमेल है या लैक्टेटिंग फीमेल्स हैं जो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, जी उसमें कैल्शियम की कमी होती है। और दूसरा ग्रुप जो पोस्ट मेनोपॉजल लेडी है जिनका मेनोपॉज हो चुका है, जी वहाँ कैल्शियम की कमी काफी देखी जाती है। तो उस ग्रुप में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो कई बार उसकी वजह से हमारे स्पाइन कमजोर हो जाते हैं, बोन कमजोर हो जाते हैं, फ्रैक्चर की संभावना होती है। तो अगर इस तरह की कोई भी संभावना है तो आप अपने डॉक्टर से मिले, और अगर आप में कैल्शियम की कमी पाई जाती है तो जरूर उसका इलाज करें और कैल्शियम सप्लीमेंट लें। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कई बार हमने देखा है कि मरीज बिना जरूरत के भी कैल्शियम लेते रहता है, जी उसके भी दुष्प्रभाव होते हैं। तो ऐसा भी न करें। हाँ, अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो आप जरूर लें, लेकिन डॉक्टर की सलाह से लें। जी। और डॉक्टर संजय, हम किस तरह का खान पान अच्छा रख सकते हैं जिसकी वजह से हम जो नॉर्मल कैल्शियम की जो डिफिशियंसी है उसको दूर कर सकते हैं? देखिए, कैल्शियम की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा मिल्क में मिलती है। तो जैसे एक कोई वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन मिल्क लेते हैं या नहीं भी लेते हैं, तो अगर वो नहीं लेते हैं तो मिल्क जरूर ले, क्योंकि मिल्क इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। और बाकी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो भी कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। बाकी कुछ फल होते हैं, जैसे एक शरीफे का फल होता है, उसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी मिलती है। तो कैल्शियम जो है, जो सबसे रेडी टू ईट फूड अगर मैं कहता हूँ तो मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट, दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, उसे जरूर लें आप। जी बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में पन्ना से हर्षवर्धन जी जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। वो जो है, मैं जिला पन्ना नंबर से हर्षवर्धन पानी बोल रहा हूँ। जी बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अन्य के रोग हैं, जैसे डायबिटीज है और ये पल्स है, जैसे इनकी दवा जो है अपने को वो हो जाने पर मिलती है, वैसे कोरोना की कोई दवाई जो पर काम चल रहा है कि अभी मिल सकती है कि इसमें टाइम बिल्कुल कि अभी वैक्सीन से ही काम किया? जी। डॉक्टर संजय, मेरा पूछना था। जी, मैं बिल्कुल आपका सवाल समझ गया हूँ। डॉक्टर संजय से भी जानना चाहूंगा कि वैक्सीन तो आ गई है प्रिवेंटिव, लेकिन क्या कोरोना के इलाज के लिए कोई दवा विकसित की गई है क्या? देखिए, कोरोना के लिए कई सारी दवाएं ट्रायल में आई और कई सारी दवाएं फ्यूचर में भी ट्रायल में आएंगी। जी।
लेकिन कोरोना का जो सबसे कारगर तरीका है वो है वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन से आपका कोरोना का मोर्टेलिटी कम होता है, सिवियरिटी कम होता है और कोरोना नहीं होने के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। जो भी दवाएं अभी हैं कोरोना की, वो एक्सपेरिमेंटल दवाएं हैं और ऐसा लगता है कि कोरोना की कोई ऐसी दवा आ जाएगी कि जैसे बाकी बीमारी की दवा है, उसके चांसेस आगे जाकर पता चलेंगे। लेकिन कोरोना चूंकि एक आरएनए वायरस है जी, और आरएनए वायरस अपना रूप हमेशा चेंज करता है, तो इसका मेडिकेशन क्या आएगा फ्यूचर में, कौन सा मेडिसिन आएगा, हो सकता है कोई मेडिसिन आ भी जाए, लेकिन वैक्सीनेशन इज द बेस्ट वे फॉर प्रिवेंशन। जी, तो आप वैक्सीनेशन फिर से मैं कहूंगा, अगर नहीं लगवाया है तो लगवा लीजिए। जी। हमारे एक श्रोता विनय हमसे ये जानना चाहते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है और क्या ब्रेन स्ट्रोक टेम्परेरी और परमानेंट नेचर दोनों तरीके के होते हैं या शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक कई तरह के होते हैं, लेकिन जो हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं ब्रेन स्ट्रोक को, वो 3 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। एक जिसमें कि आर्टरी की वजह से खून के धब्बे जम जाते हैं, खून का थक्का जम जाता है, जी, तो इसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। जैसे कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन को सप्लाई करती है, वहां से अगर मान लीजिए कोई प्लाक निकला और जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई को अवरुद्ध कर देता है, तो उसकी वजह से इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। जी, दूसरा एक हो सकता है कि जो ब्रेन को सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाए, तो उसकी वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया। और तीसरी तरह का एक स्ट्रोक होता है कि जो ब्रेन का वीनस सिस्टम ड्रेन करता है, जी, मतलब जो ब्रेन का ब्लड जो इम्प्योर ब्लड लेकर हार्ट की तरफ और लंग की तरफ ले जाता है, उसमें भी कई बार क्लॉटिंग हो जाती है, जिसको कि हम वीनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। जी, तो ब्रेन स्ट्रोक के कई तरह के लक्षण होते हैं, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक का जो सबसे मेन लक्षण है उसको हम फास्ट कहते हैं। तो फास्ट याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर किसी को फेशियल ड्रूपिंग हो, जी, मतलब उसका चेहरा कमजोर हो जाए और नीचे लटक जाए, ए फॉर आर्म वीकनेस, मतलब उसका अगर हाथ कमजोर हो जाए, एस फॉर स्पीच डिफिकल्टी, मतलब अगर उसकी आवाज में लड़खड़ाहट होने लगे, और चौथा जो लेटर है वो टी है, जी, तो टी फॉर टाइम, मतलब अगर आप टाइमली अगर पेशेंट को लेकर अस्पताल पहुंच जाए 3 से 4.5 घंटे के अंदर, तो जी, खून को पतली करने वाली और क्लॉट को बर्स्ट करने वाली दवाएं दी जा सकती है जी, इस्कीमिक स्ट्रोक के पेशेंट में। तो उस कंडीशन में स्ट्रोक पे काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। जी, तो अगर आपके आसपास में किसी को इस तरह के लक्षण हो जिसको हमने फास्ट कहा, एफ फॉर फेशियल ड्रूपिंग, ए फॉर आर्म वीकनेस, एस फॉर स्पीच डिफिकल्टी और टी फॉर टाइम, तो आप उसको फौरन अस्पताल पहुंचाएं। और अस्पताल अगर 3 घंटे के अंदर, जिसको हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, जी, मैक्सिमम 4.5 घंटे के अंदर, तो ये पेशेंट एलिजिबल हो सकते हैं थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी के लिए, जो कि काफी कारगर थेरेपी है। तो टाइम जी। ना वेस्ट करें और इमीडिएटली अस्पताल जाए। जी, ये फास्ट पे काम करें, जैसा कि डॉक्टर संजय ने बताया। फेशियल ड्रॉपिंग, ए फॉर आर्म वीकनेस, एस फॉर स्पीच डिफिकल्टीज और टी फॉर टाइम, जो कि हमारे हाथ में है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाना। और डॉक्टर साहब कई बार कहते हैं कि स्ट्रोक पड़ने के बाद वो जो गोल्डन आवर होता है, जो समय होता है, कितने समय तक मरीज को अस्पताल पहुंच जाना चाहिए ताकि उसका सही समय पर इलाज संभव हो सके? देखिए, बेस्ट है 3 घंटे के अंदर, लेकिन मैक्सिमम 4.5 घंटे के अंदर। जी, और आपको याद रखना होगा कि अस्पताल में जाने के बाद कुछ टेस्ट भी होंगे। जी, बिल्कुल। और सीटी स्कैन भी करना पड़ेगा, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब 20 मिनट 30 मिनट्स कह सकते हैं। तो उस टाइम को अगर हम जोड़ें तो हमें 2.5 घंटे के अंदर पहुंच जाए या 4 घंटे के अंदर पहुंच जाए, तो आपका इलाज संभव है। तो टाइम को पहचानिए और टाइम पर एक्शन लीजिए।
बिल्कुल। और जैसा कि नर्वस सिस्टम है तो डॉक्टर साहब पहले ही मरीज जो है वो नर्वस हो जाता है, वो देखकर उसके सिम्टम्स, और जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं मोस्टली काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं और एक लंबे समय तक इलाज से गुजरना पड़ता है। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले कॉल ले लेते हैं दिल्ली से केशव जी की। केशव जी नमस्कार। हेलो सर, नमस्ते जी केशव जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं। सर। मेरा सवाल है सर, जैसे एक आदमी का दिमाग होता है, सीधा डॉक्टर बन जाता है, पुलिस वाला बन जाता है, वकील बन जाता है। जी बिल्कुल। और एक का दिमाग ऐसा होता है कि वो मजदूरी करता है, वो अपने शरीर से काम करता है, दिमाग का यूज नहीं करता। जी। और दूसरा सर एक सवाल ये है कि बच्चे का मतलब शुरू से मतलब दिमाग कैसे तेज करना चाहिए पढ़ाई में, मतलब कि वो अपना फोकस करे, नहीं तो गलत कामों में ज्यादा लग जाता है बच्चा। जी बिल्कुल। तो दिमाग को कैसे हम तेज कर सकते हैं, ब्रेन को कैसे शार्प कर सकते हैं, डॉक्टर संजय, मेरे ख्याल में हर व्यक्ति इसको जानना चाहेगा। देखिए, ब्रेन को शार्प करने का आपने अखबारों में विज्ञापन पढ़े होंगे कई तरह के, उसके भ्रम जाल में ना पड़े। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चा पैदा होता है उस बच्चे को अगर पॉजिटिव माहौल दिया जाए और इनकरेज किया जाए तो बच्चा अच्छा करेगा। जी। तो आप कहीं भी रहें, आपके आसपास कोई भी बच्चा दिखे, घर का बच्चा हो, बाहर का बच्चा हो, पड़ोसी का बच्चा हो, बच्चे को इनकरेज करिए, बच्चे को पॉजिटिविटी रखिए। हमने देखा है कि बच्चे को डांटते हैं, बच्चे को मारते हैं, बच्चे को डिस्करेज करते हैं, ऐसा न करें। और बच्चे की अगर एक खेलने की उम्र है तो उसको खेलने भी दे। मतलब आजकल तो देखते हैं कि बच्चे खेलते ही नहीं है, हम लोग तो कितना खेलते थे। जी बिल्कुल। तो बच्चे की खेलने की अगर उम्र है तो खेलने भी दें, और पढ़ने का समय में पढ़ने दें, और इनकरेज करें, पॉजिटिव रखें। तो अगर ऐसा करेंगे तो कोई भी बच्चा अच्छा करेगा, और बच्चे का जिस तरफ रुझान है वो उसे करने दें, उसमें बच्चा ज्यादा बेहतर करेगा। जी। और डॉक्टर संजय, कई बार ऐसा कहते हैं कि शायद ये कहावत ही होगी कि बादाम खाने से जो है वो दिमाग तेज होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बादाम खाने, यहाँ बादाम नहीं है जी। यहाँ बादाम इस बात की तरफ इशारा करता है कि खाना पीना जो है वो स्वस्थ होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए। जी। तो कहने का मतलब है कि बादाम जो है एक उसका एक कह सकते हैं कि संकेत है बेसिकली। तो एक सांकेतिक भाषा है कि अगर आपका खाना पीना संतुलित होगा जी, और आपका आहार व्यवहार सही रहेगा तो दिमाग सही रहेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और आपने जो डॉक्टर संजय ब्रेन के ऊपर या न्यूरोलॉजी से संबंधित जो बातें और नई बातें, और स्पेशली जो आपने फास्ट का जो आज हमारे लिसनर्स को मंत्र बताया है, तो मुझे लगता है कि शायद कई बार जानकारी के अभाव में ऐसा हो जाता है कि हम तुरंत समझते समझते देर हो जाती है और हम उस सिम्टम्स को नहीं समझ पाते। लेकिन फास्ट मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं ने आज याद कर लिया होगा, और आगे से जब भी वो किसी को ऐसा देखेंगे तो वो उनको जरूर सलाह देंगे। तो चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे, बहुत ही संक्षेप में? देखिए, मैं संदेश यही देना चाहूंगा कि जैसे हम 2 साल से कोविड की पे चर्चा कर रहे हैं जी, तो कोविड से हम सबक लें। सबक ये ले सकते हैं कि हम आसपास की चीजों को जैसे सफाई रखें। हम पार्क में जाते हैं, देखते हैं लोग थूकते हैं, स्पिटिंग करते हैं। मैं पर्सनली इस चीज को देखकर काफी परेशान होता हूँ कि लोग क्यों स्पिटिंग करते हैं। अच्छा पार्क है, मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं, फिर भी मैंने देखा 50% लोग स्पिटिंग करते हैं। जी बिल्कुल। 75 to 80% मेल और इवन फीमेल भी स्पिटिंग करते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर संजय, अपने आसपास हमें सफाई को बनाए रखना है, लेकिन अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम कुछ और चर्चा करें। आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी नमस्कार। श्रोताओं, इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे जी.बी. पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।